बृजभूषण सिंह लगातार फेसबुक पे लाइव होके बता रहे हैं, वो धमका रहे हैं राकेश टिकैत, चूँकि वहाँ पे हैं, पप्पू यादव गए थे, सबको धमका रहे हैं बजाते कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वो उल्टा क्या सरकार का उसका प्रोटेक्शन है। जिन बच्चियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाई, मेडल लेकर के आई, उस दौरान उस मेडल का क्रेडिट भी इस देश के प्रधानमंत्री ने लेने का कोशिश लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घर की बच्चियां हैं और हमें गर्व है कि ये बच्चियां हमारे, खाना खाया, चाय पिया उनके साथ। और आज जब उन्हीं बच्चियों का शोषण होता है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, और उनके ही एमपी के द्वारा होता है, उनके ही नेताओं के द्वारा होता है, और वो नाम लेकर के कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए। इन्होंने मेरे साथ ये किया है, एक एफआईआर, यही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके अंदर पड़ने वाली ये दिल्ली पुलिस, और उसी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना घटती है और वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होना, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि एफआईआर दर्ज करो। वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, महिला भागीदारी की बात करते हैं, बराबरी की दर्जा की बात करते हैं, असल में भाजपा के अंदर में महिला राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतने गिर चुके हैं, उनका वो एफआईआर तक दर्ज करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, वो नहीं करना चाहते, उनको बचाना चाहते हैं। तो जो बलात्कारियों को बचाए, 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया, वो नहीं कर पाए, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, वो नहीं कर पाए, काला धन तो भगवान जाने कौन से रास्ते में ही रह गया, वो तो उसका पता नहीं, 15 लाख रुपए देने की बात है, उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था, तो उन्होंने अपने मुंह से प्रूफ कर दिया कि ये जुमला। अब हमको ये बताइए कि जितने उन्होंने वादे 2014 में किए, 2019 में किए, किसी वादों पर तो अब वो किस मुँह से, कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं, तो अब वो किस मुँह से जनता के पास जाएंगे? तो उनके पास तो यही है, हिंदू मुस्लिम ये वो, तो कब तक वो रैप की राजनीति करते रहेंगे? कभी तो अंदर पता चलेगा कि है क्या। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग के ऋतु जायसवाल जी हैं। ये पहले मुखिया रहे थे, उसके बाद ये विधायक का चुनाव भी लड़े, प्रवक्ता रहे, और इनका सफ़र अब महिला प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा है। सबसे पहले हम इनके खुद के सफ़र के बारे में, जो राजनीतिक सफ़र रहा है, पर्सनली इनकी पढ़ाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, फिर बाकी मुद्दों पे हम आएंगे, पॉलिटिक्स पर भी आएंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल्स को, व्यूअर्स को। मैम, आपके बारे में मिथ है कि आप एक सशक्त महिला रही हैं, बहुत तेज़ी से उभरते हुए नेताओं में से एक हैं, पहले मुखिया भी रहे। क्या जर्नी रहा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दीजिए। मिथ नहीं है, सच्चाई है। मिथ नहीं है, मिथ तो वो होता है जो प्रैक्टिकल से अलग होता है। हाँ, सच्चाई ये है कि भाई मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, और शुरुआत मैंने मुखिया के तौर पे किया, और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे टिकट दिया, विधानसभा लड़ी, थोड़े से वोट से चुनाव में हार हुई, लेकिन फिर भी जो फ़र्ज उनके लिए बनता है, जिन्होंने मुझे अपना वोट दिया था, वो तो मुझे वो अपने एक विनिंग कैंडिडेट सोच के ही वोट करती हैं। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जिन्होंने मुझे वोट किया उनके प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं कर सकती हूँ, हालांकि मैं पद पे नहीं हूँ, हो सकता है कई ऐसे काम जो पद पे निर्भर करते हो मैं ना कर पाऊँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूँ। बेसिकली मैम, आप कहाँ से आती हो? आप कहाँ से आते हैं? मेरा रहना और मतलब मेरा जन्म हाजीपुर में हुआ, हाजीपुर वैशाली ज़िले में है, और वहाँ पे ही मेरा रहना हुआ। स्कूलिंग वगैरह सेंट पॉल्स स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से ही मेरी पढ़ाई हुई। फिर ग्रेजुएशन भी किया, बिहार बोर्ड से ही किया। उसके बाद फिर दिल्ली चली गई, और काफ़ी लंबे टाइम तक, मुझे लगता है कि 17-18 ईयर्स तक बाहर में मेरा रहना हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब लौट करके बिहार आई, तो फिर जर्नी वहीं से है कि एक गांव में जो मेरा ससुराल होता है वहाँ पे गई, और वहाँ का जो पिछड़ापन था वो देख करके मुझे लगा कि इस जगह को बदलने के लिए जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। तो मैम, आप चुनाव लड़ी हैं सीतामढ़ी से ना? परिहार विधानसभा है, सीतामढ़ी जिला में परिहार विधानसभा है। ससुराल आपका वहीं हुआ? हाँ, ससुराल वहीं है। वो जहाँ पे मैं मुखिया भी थी, सिंह वाहिनी, वो उसी विधानसभा के अंदर पड़ने वाला है। अच्छा, सिंह वाहिनी मीन्स वो आपका क्षेत्र है, पंचायत है? हाँ, पंचायत है, जहाँ से मैं मुखिया रही। मुखिया कितने साल मुखिया रही? एक टर्म 5 साल। एक टर्म रही है। अभी मैम देखा जाता है कि अभी भी महिलाएँ भले मुखिया बन जाए, लेकिन शासन पति के हाथों में होता है, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि
शासन आपने खुद आगे बढ़ के बागडोर को संभाला था, कितना एक सच है? अकेले मैं ही ऐसी नहीं हूँ। आप ये देखेंगे कि जब से महिलाओं को ये अधिकार मिला, पंचायती राज में 50% 50% का का। रिजर्वेशन मिला, त्रिस्तरीय पंचायती राज में या मुखिया हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, जो रिजर्वेशन मिला उसका प्रभाव आपको एकदम आश्चर्यचकित रूप से देखने को मिलता होगा कि बहुत वोकल होकर के महिलाएं अब आगे आके काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि महिलाएं नहीं कर रही हैं। आज भी उनके परिवार के लोग, उनके पति या उनके ससुर या उनके घर के और भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब के तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप देखेंगे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस तरह से बढ़ा है, वो उनको पता है कि जो घर चला सकती हैं, जो करछुल छलनी चला सकती हैं, जो बहुत परफेक्ट तरीके से नमक, हल्दी और तेल का कॉम्बिनेशन बना करके एक स्वादिष्ट खाना बना सकती हैं। आप यकीन मानिए कि जितनी बेहतरीन तरीके से वो घर चला सकती हैं, उतनी ही बेहतरीन तरीके से वो पंचायत को भी संभाल सकती हैं, चौका से चौक से लेके विधानसभा तक। क्योंकि आप एक चीज़ और देखेंगे कि जितने आसानी से एक पुरुष है वो चौक पे बैठ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर पुरुषों से ही ज़्यादा वो घिरा रहता है, बात करता है, एक पुरुष जनप्रतिनिधि। लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि ऐसी होती है, वो आसानी से पुरुष से भी बात करती है और उतनी ही आसानी से वो महिलाओं के चूल्हे से लेकर के उसके बेडरूम तक की बात कर सकती है कि किस तरीके से उनका पति उस पर अत्याचार करता है या मारता पीटता है या वो राशन नहीं देता है। यानी कि तमाम तरह की बातें जो एक महिला जनप्रतिनिधि आसानी से महिला से कर सकती है, एक पुरुष जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक महिला से उसके चौके चूल्हे की बात करेगी, किचन की बात करेगी, राशन तुम्हारा पति तुम्हें देता है या नहीं देता है, तुम्हें मारता पीटता है नहीं। मुझे नहीं लगता कि या उसकी पीरियड्स के बारे में है या उसकी बीमारी के बारे में है। ऐसी कई बीमारियाँ जो आप देखेंगे कि नॉर्मली गाँव में महिलाएँ संकोच करती हैं, पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उससे होने वाली कई ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे कपड़ों के कारण। तो वो आसानी से, जैसे मुझसे मेरी महिलाओं ने हमारे पंचायत में शेयर करना शुरू किया तो हमने उस पर काम किया, उस पर उनको जागरूक करने का काम किया कि भाई गंदे कपड़े मत यूज करो, पैड्स हैं सस्ते मिल जाते हैं वो यूज़ करो, वो हाइजीनिक है। तमाम ऐसे केसेस गांव में हैं जहाँ पे कि 22 साल, 24 साल, 25 साल में यूट्रस रिमूव करने की बात हुई, वो जितनी आसानी से मेरे से शेयर कर पाती थी और हमने कैंप लगा करके इस पर जो काम किया, मुझे नहीं लगता कि एक पुरुष जनप्रतिनिधि उस चीज़ को कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कब से मैम लगा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में? जब आप मुखिया थी उसी समय से आरजेडी में थी या उसके बाद ज्वाइन करी? नहीं, मुखिया में तो बिल्कुल भी नहीं। उस समय किसी भी पार्टी में मैं नहीं थी और बाद में मेरे ख्याल से जब 1 साल रह गए थे मेरे मुखिया का पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल से ही मुझे हुआ कि आप ज़मीन से जुड़ी। मैम, गांव में एक मिथ है कि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, पढ़ लिख के उसमें नहीं जाना चाहिए, और आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपके हस्बैंड भी IAS IRS कुछ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप इस फील्ड में आई, क्या सोच रहा होगा? देखिए, चीज़ों को अगर कहीं पे गंदगी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से सफाई की ज़रूरत वहीं ज़्यादा है। अगर हम कहें कि कोई चीज़ गंदी है, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ गंदी है, अगर कहीं कोई कूड़ा पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, आप आसानी से बोलिए ये गंदा है, आप उसको बोल के आगे बढ़ जाइए, या फिर आप उसको उठा करके डस्टबिन में रखिए। इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर होगा? बेहतर है उसमें घुस के उसको साफ करना होगा। साफ करना। तो अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि वाकई में वहाँ पे अगर गंदगी है, तो फिर ज़रूरत है कि उस गट्स के साथ, उस ताकत, उस हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ उस चीज़ को उतरें। और वो जो एक धारणा बनी हुई है कि पॉलिटिक्स गंदा है या गंदे, कोई चीज़ ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ गंदी है। अगर आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजें, अच्छे लोग अगर चुन करके आते हैं, अच्छे लोगों को आप जिताते हैं, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन तो कोई पार्टी बेस है नहीं। मुखिया तो कोई पार्टी सिंपल नहीं देती बिहार में। सबसे टफ काम होता है मुखिया का, सबसे टफ होता है। तो लेकिन क्या होता है कि लोग वहाँ पर अगर जहाँ भी आप देखेंगे कि जिन्होंने पार्टी से या पॉलिटिक्स से, पार्टी बेस्ड तो खैर है भी नहीं, लेकिन जाति समीकरण से, फलाना बहुत तरह की चीज़ों से उठ करके अच्छे कैंडिडेट को जिताया है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। आप इन दिनों अगर इधर का अगर देखेंगे कि इस बार का पंचायत चुनाव को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल के युवा, महिला और पुरुष, लड़कियां जो कहीं MBA कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, लड़के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे थे,
वो लोग इस बार चुनाव लड़ें और जीतें। तो कहीं ना कहीं से जो वो धारणा थी कि पॉलिटिक्स गंदी है, नहीं आना है, अब वो यूथ जो है वो पॉलिटिक्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। उनको वहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी अगर उनको अपने अंदर नज़र आती है तो वो चाह रहे हैं काम करना। अगर ऐसा नहीं होता तो इन दिनों जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो एक बदलाव देखने को मिला कि पढ़े लिखे युवा इस बार सबसे ज़्यादा जीते हैं। 80% ऐसे लोग जीते हैं जो कि आप समझेंगे कि वो रिपीटेड नहीं है, नए फेस जीते हैं। 20 में जो है वो रिपीटेड है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैम, एक महिला के तौर पे आप चूँकि इतने बड़े पदों पे प्रदेश अध्यक्ष की पद संभाल रही हो, तो क्या लगता है क्या क्या, चूँकि ऐतिहासिक तौर पे जिस प्रकार से महिलाओं को शूद्रों को इतिहास में दबाया गया, तो क्या लगता है कि वह कौन सा काम सबसे पहले सरकार को करनी चाहिए, या पॉलिटिक्स में आके वह कौन सा काम आप करना चाहोगे जिससे उनका तेज़ी से पुनरुत्थान हो? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनका जो शिक्षा जो है वो उनको मिले। पेरेंट्स जो हैं ये बेटे बेटी में जो डिफरेंस करते हैं कि बेटों को तो पढ़ने के लिए भेज देते हैं बाहर में और बेटियों को कहते हैं यही रह करके चूल्हा चौका संभाल लेगी। तो मुझे ये लगता है कि बेटियों को भी बराबरी का मानसिक तौर पे घर में अधिकार कम से कम मिले वहाँ पे, क्योंकि कहीं भी लड़ाई जो है वो बाहर लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है घर में लड़ी जाए। अगर घर में ही हम पैदा होते ये सोच लेते हैं कि ये तो बेटी है इसको नहीं भेजना और ये बेटा है, तो जो बराबरी का दर्जा आप माँ बाप होकर के अपने घर में अपनी बेटी को नहीं दे सकते, समाज से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसको बराबरी का दर्जा समाज दे देगा? समाज बना किससे? हमसे और आपसे बना है। जब हम अपनी बेटियों को वो दर्जा देने की नहीं सोचते तो कैसे समाज वो दर्जा दे देगा? आप देखेंगे कि दहेज के कारण जला के मार दी जाने वाली घटनाएं, महिलाओं पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वैसी घटनाएं किस चीज़ का परिणाम है? कहीं ना कहीं से वो असमानता में पली है। कहीं ना कहीं से बचपन से ही ये चीज़ें हैं कि यार ये तो बेटी है, इसको तो बाहर ही भेजना है। बेटी मतलब कमज़ोर, वो खुद को समझती है। तो जब तक ये मजबूती बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फैमिली हम नहीं देंगे तो हम कैसे करें? समाज तो हमसे ही बना है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस घर में बच्ची का जन्म होता है पहले माँ बाप भाई जो हैं वो उसको बराबरी का अधिकार दें। तो इन्हीं से तो मिलकर समाज बना है ना। तो मैम क्या लगता है, आप चूँकि बड़े पदों पे हो तो आप उनके लिए क्या कुछ कार्यक्रम है बिहार सरकार का, चूँकि आपकी सरकार भी है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को आप उनको देखेंगे ना कि महिलाओं का जन्म से लेकर उनके स्नातक तक तमाम तरह की मतलब छात्रवृत्ति हो गई, या तब बचपन से ही उनको जन्म से लेकर के उनको जो बच्ची बेटी होने पे जो पैसे मिलते हैं वो वहाँ से शुरू होता है। वो स्नातक तक आप देखेंगे कि वो पैसे उनको मिल रहे हैं। इतना प्रावधान सरकार ने दिया है, समझ रहे हैं? शादी होने पे भी पैसे हैं। इंटरकास्ट अगर मैरिज कोई करता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी उसमें पैसे मिलते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए कि आपने किसी दिव्यांग लड़की से शादी करी है तो उसमें भी उसको पैसे मिलते हैं। तो आप प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। हाँ, प्रोत्साहन और एक दो चर्चे हैं पूरे देश में उद्योग को लगाने के लिए। आप देखिए साइकिल, वो तो खैर एक मॉडल ही बन गया जो कि हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में जो साइकिल दिया गया बिहार सरकार की तरफ से, वो पूरे देश ने उसको फॉलो किया और कई जगहों पे ये चीज़ें चली। आज भी मैम इसके बावजूद भी इतनी आप सुविधाएं बता रही है, फिर भी महिलाओं का लिटरेसी रेट कम है बिहार में। आज भी ग्रेजुएशन तक या फिर PhD तक लड़कियां नहीं पहुंच पा रही है। इंटरमीडिएट करते शादी उनकी हो जा रही है, कम उम्र में शादी हो जा रही है, जो सच्चाई है गाँव की। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चियों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है? सबसे पहले कहीं ना कहीं से क्या हुआ है कि देखिए जैसे आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में स्कूल का प्रावधान है। प्रारंभिक विद्यालय जो है वो हर गांव में, प्राइमरी स्कूल्स जो है वो खोलने का हर गांव में है कि वो होना चाहिए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब ये है कि वो सही तरीके से चलें, बच्चियों को माता पिता स्कूल में भेजें और स्कूल में पढ़ाई हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ाई हो उसके लिए ज़रूरी है कि या नेता हों या अधिकारी हों, इनके दोनों के बच्चे वहाँ पढ़ें।
आज स्थिति क्या है कि स्कूल के टीचर जो हैं वो खुद अपने बच्चों को स्कूल में खुद पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। जिस दिन अधिकारियों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के बच्चे जब उसी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो हमको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी, और शिक्षा व्यवस्था बेहतर और करने की जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। इस पे मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए। इसको लेके पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को कई बार फटकार लगाया है। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूलिंग की जो व्यवस्था है बिहार में, या फिर कॉलेज की जो व्यवस्था है, प्रोफेसर्स नहीं है। बेसिक शिक्षा की हम बात करें तो हम लोग गांव जाते हैं तो लोगों का डिमांड होता है कि अब वक्त आ गया है। कर्पूरी साहब ने भले इंग्लिश को अनिवार्यता से अलग रखा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश की पढ़ाई हो, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लगे, मॉनिटरिंग हो, एक बेहतर शिक्षा। जब बेहतर शिक्षा, देखिए किसी को आप रोक नहीं सकते हैं कि अधिकारी हैं तो अपने उसके बच्चे को आप इस सरकारी में पढ़ाएं, यह हमारा राइट, ये राइट नहीं कहता है। लेकिन चूँकि सुविधा हम इतना अच्छे कर दें कि उनको वो खुद से आकर्षित हो जाए पढ़ाने के लिए। जो भी लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं उनका तो शोषण हो रहा है, प्राइवेट मजबूरी में पढ़ा रहे हैं वो। यदि वही व्यवस्था सरकारी इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सरकार ना दे रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हाई स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है। अगर कोई बच्ची अगर बीपीएससी क्वालिफाई करती है तो उसको क्वालिफाई करती है तो मेंस की तैयारी करने के लिए 50,000 की राशि दी जा रही है। मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। जो सरकारी स्कूल है उसमें कैमरे लगे, उसमें सरकारी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, मॉनिटरिंग हो, जैसे दिल्ली में हो रही है। अच्छी चीज़ों को कॉपी करने में क्या हर्ज है। और इसमें एक कदम आपने बढ़ाया है कि आप टीचर जो है बीपीएससी के तहत आएंगे तो अच्छे आएंगे, तो उसके और भी कुछ ध्यान है कि इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, कैमरे लगा दिया जब वक्त आ गया बराबरी का। हाँ, निश्चित तौर पे हमको लगता है कि ऐसा है नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। अगर अनिवार्यता होनी चाहिए। आकर्षण तो प्राइवेट स्कूल में आकर्षण तो इंग्लिश मीडियम ही है, ये तो सच्चाई है मैम। वो ज़रूरी है, आज की ज़रूरत है, हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या हायर लेवल में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा। आज के डेट में नहीं चल सकता, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही प्राइमरी स्कूल से ही जो है व्यवस्था जो है वो अच्छी रखी जाए। उसके लिए मैंने कहा ना कि बहुत ज़रूरी है। मैं अब आपको बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हो रहा है, और बेहतर हो सकता है जब वो नियम बनाने वाले, वो नीति बनाने वाले, वो इम्प्लीमेंट करने वाले, वो काम करने वाले, उन सब के बच्चे जिस दिन वहाँ पढ़ने लगेंगे, नज़र आएगा कि कैमरा नहीं है, कैमरा लगना चाहिए। नज़र आएगा कि बेंच नहीं है, बेंच लगना चाहिए। नज़र आएगा कि ब्लैक बोर्ड तो है लेकिन उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, घसते। ये सारी चीज़ें जिस दिन उन अधिकारियों को भी नज़र आएंगी जो वहाँ पे किसी न किसी पद पे हैं, उनके बच्चे जब खुद पढ़ने लगेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ को बदलना सिर्फ एक अकेले सरकार के बस की बात नहीं है कि सिर्फ नियम बना दिया जाए और स्कूल खोल दिया जाए तो वो चल निकलेगा, वो रिजल्ट दे देगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी, अगर हम पैसा ले रहे हैं सरकार से, अगर हम अपना घर चला रहे हैं उन पैसों से, और फिर हम उन्हीं संस्थाओं में अपने बच्चों को नहीं भेज के प्राइवेट में भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम और बांट रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ ख़राब है, चलो हमारे पास तो पैसा है, हम इसको प्राइवेट में डाल देते हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए बेहतर है कि जिस दिन मंत्री के बच्चे हों, विधायक के बच्चे हों, सचिव के बच्चे हों, प्रधान सचिव के बच्चे हों, या कलेक्टर के बच्चे हों, या एसडीएम के बच्चे हों, चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक के बच्चे जो हों, वो जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो समझ लीजिए कि वो बदलाव हो जाएगा। दिल्ली ने ऐसा किया है, उम्मीद है कि बिहार सरकार भी इस ओर कदम उठाएगी, और जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं या सवर्णों के भी जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन को बदलने का एकमात्र रास्ता है वो है सरकारी स्कूल। मैम, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष अभी दिल्ली में महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ब्रिजभूषण सिंह पे आरोप है, 43 केस उस पर दर्ज हैं। साथ में महिला पहलवानों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, और ना ही मोदी जी का कोई ट्वीट अब तक में आया है। कैसे आप लोग, चूँकि महिला बिहार की तरफ से, बिहार के महिला प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे रेस्ट इन पीस। रिप केंद्र सरकार, रेस्ट इन पीस गृह मंत्रालय,
रेस्ट इन पीस दिल्ली पुलिस, जिनके अंदर इतनी भी मानवता नहीं बची, जिन बच्चियों ने लगातार, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, सम्मान बढ़ाई, मेडल लेकर के आई, उस दौरान उस मेडल का क्रेडिट भी इस देश के प्रधानमंत्री ने लेने का कोशिश लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घर की बच्चियां हैं और हमें गर्व है कि ये बच्चियां हमारे, खाना खाया, चाय पिया उनके साथ। और आज जब उन्हीं बच्चियों का शोषण होता है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, और उनके ही मंत्री के द्वारा, उनके ही एमपी के द्वारा होता है, उनके ही नेताओं के द्वारा होता है, और वो नाम लेकर के कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ ये किया है। एक एफआईआर यही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके अंदर पड़ने वाली गृह मंत्रालय के अंदर पड़ने वाली ये दिल्ली पुलिस, और उसी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना घटती है और वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होना, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि एफआईआर दर्ज करो, ये शर्मनाक किसके लिए है। मैम, बृजभूषण सिंह लगातार फेसबुक पे लाइव होके बता रहे हैं, वो धमका रहे हैं राकेश टिकैत, चूँकि वहाँ पे हैं, पप्पू यादव गए थे, कई लोग वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी गए हुए थे, सबको धमका रहे हैं, बजाते कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वो उल्टा क्या सरकार का उसका प्रोटेक्शन है? असल में क्या है ना कि ये जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं या भाजपा जो सरकार, वो जो बात कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, असल में ना इनको बेटी को पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना बेटी को बढ़ाने में इंटरेस्ट है। ये सिर्फ अगर कोई बच्ची अच्छा कर जाए अपने मेरिट पे तो उसका क्रेडिट लेने से तो बाज नहीं आते, लेकिन उसी बच्ची के साथ जब शोषण होता है और वही बच्ची जब रो रो करके कहती है कि उसके साथ शोषण हुआ है और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ये सरकार नहीं करती। तो देश को अब ये जान लेना चाहिए कि आपकी बच्चियों में, इस देश की बच्चियों में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, महिला भागीदारी की बात करते हैं, बराबरी की दर्जा की बात करते हैं, असल में भाजपा के अंदर में महिला राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतने गिर चुके हैं कि अपने एक ऐसे जो उनके नेता हैं उनका वो एफआईआर तक दर्ज करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, वो नहीं करना चाहते, उनको बचाना चाहते हैं। तो जो बलात्कारियों को बचाए, चाहे वो बिल्किस बानो वाली घटना हो, या तो ये सरकार तो साफ साफ आप तमाम तरह से नजर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाथरस की कांड की बात करें तो ये तो बलात्कारियों को, टैनी सबको, तो क्या लगता है? लेकिन मैम दिक्कत ये है ना कि टीवी अखबार ये इशू नहीं बनाता, उस पर खबरें नहीं चलाता, उसको चालाकी से उस खबर को ठंडे बस्ते में रख देता है। वो आ जाता है बजरंग बली पे, जैसे चुनाव, वो आ जाता है राम मंदिर पे, हो जाता है ज्ञान व्यापी पे, वो आ जाता है बागेश्वर पे। तो क्या लगता है कि टीवी अखबार के चाल चरित्र को आप लोग समझ पा रहे हैं? अपने एक शब्द तो सुना होगा जो बहुत इन दिनों बहुत लोकप्रिय शब्द है, वो शब्द है गोदी मीडिया। गोदी का मतलब समझते हैं क्या होता है? हम लोग तो नहीं मानते हैं, मतलब वो मनु मीडिया है, उसकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। नहीं तो कुछ वही मैंने कहा, उसको आप गोदी मीडिया कह लें, मनु मीडिया कह लें, ये दोनों ही बातें एक बराबर है। हम सभी मीडिया को नहीं कहते, इसलिए हम अगर ऐसा होता तो हम बोलते सभी मीडिया। हमने क्या कहा? मेन स्ट्रीम के लगभग सभी मीडिया। हाँ, हमने क्या कहा? गोदी मीडिया, जो कि गोद में बैठी हुई हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के वैसे पत्रकार जो एक, जैसे हमारे रवीश कुमार जी को ले लें, जो अजीत अंजुम जी हैं, या बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, आप हैं, बहुत वैसे लोग हैं जो कि ये नहीं देखते हैं कि भाई पार्टी क्या है, या पार्टी पर आधारित होकर उनके इंटरव्यू या उनके बयान या इनके पैनल डिस्कशन नहीं होते। आप देखेंगे कि जितनी भी टीवी पे डिस्कशन होते हैं पैनल के, उसमें इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होता। उन पे हाथरस की घटनाओं को लेकर के वो पैनलिस्ट को नहीं बुलाते, वो बिल्किस बानो की महिला बात पर अगर बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है उस पर वो नहीं बुलाते। आज जो महिलाओं के साथ, आज जो हमारे फाइटर के साथ जो वहाँ पर बैठी हुई हैं, उस पर किसी तरह का डिस्कशन वो लोग नहीं करते। तब कितनी चीज़ों को आप मतलब अगर इन सबसे अगर रोजी रोटी रोजगार पे तो चर्चा ही नहीं थी, महंगाई पे चर्चा नहीं है। एक भी अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने कभी आकर के किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो किया ही नहीं, कभी मीडिया को वो सामना करते ही नहीं। तो हम उसकी मतलब काट क्या है, कैसे 24 का चुनाव आने वाला है, नज़दीक है, विपक्ष को एक कर रहे हैं, आपकी पार्टी नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो उसका यूएसपी है बीजेपी का, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, हिंदू मुस्लिम के कार्ड में वो आगे रहती है, राम मंदिर बनवाती है, तरफ सवर्णों को ईडब्ल्यूएस भी देती है,
तो उसका काट क्या आप लोगों के पास में है? नहीं, हमारे पास काट यही है कि जेन्युइनली जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जो ज़मीनी मुद्दा पे जो काम कर रहे हैं, और वो लोग तो ब्रांडिंग वाली सरकार है। काम उनको करना नहीं है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा करनी है। ये तो वो सरकार है कि जिन्होंने आज कोरोना की बात हुई तो उन्होंने इस तरह से अपने बड़े बड़े ऐड और पोस्टर लगवाए, जैसे ये नहीं होते तो चीज़ें, अरे कांग्रेस के समय में या पहले भी पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां आई, कई ऐसी बीमारियां आई, तो उस वक्त क्या था, 2 घूंट ज़िंदगी के, इनका बस चलता तो कि लिखते 2 घूंट मोदी के। अगर आज वाली सरकार होती तो जो नाम दिया गया 2 घूंट ज़िंदगी के, वो कहते 2 घूंट मोदी के। तो ये ब्रांडिंग वाली सरकार है, ये ब्रांडिंग करके। लेकिन कब तक आप एक लेते हो गिफ्ट, इसकी आपने ब्रांडिंग कर दी, इसकी पैकेजिंग आपने कर दी, लेकिन जब अंदर से पेन निकले और वो अच्छा नहीं है तो फिर फाइनली आप उस पेन को फेंकोगे। इसी तरह से ये जनता है, कई बार उसको लगता है कि शायद इसके अंदर में जो पेन निकलेगा या इसके अंदर जो सामान है वो शानदार होगा, लेकिन जब वो लिखेंगी या जब उसको लगेगा कि ये सिर्फ रैपर है और इसका कोई ये अंदर से कुछ भी नहीं है, तो अब एक एक करके इनका रैप, पहला रैप, दूसरा रैप, तीसरा रैप निकलना शुरू हो गया है। के अंदर जो पोल है वो बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आ जाएगा तो जनता समझेगी, लेकिन तब तक जो है ये चीज़ें दुर्भाग्य है कि आज जो एक टॉप मोस्ट जगह से पढ़ा हुआ बच्चा को जो है नेता, उसको ये लोग पप्पू साबित कर देते हैं, और जिनके सर्टिफिकेट का पता नहीं है वो कौन सा इंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो पढ़े हैं, और जिनके सर्टिफिकेट मांगने पे 25,000 का जुर्माना कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका तो भाई रैपर के नीचे का हक, वो तो सच्चाई तो पता चलेगा ही ना। वो 24 में उम्मीद है कि आप लोग जनता ये चीज़ें देख रही है, महंगाई से परेशान है, उनके झूठे वादों से परेशान है। 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया, वो नहीं कर पाए। किसानों की आय दुगनी करने की बात की, वो नहीं कर पाए। काला धन तो भगवान जाने कौन से रास्ते में ही रह गया, वो तो उसका पता नहीं। 15 लाख रुपए देने की बात कही, उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था, तो उन्होंने अपने मुंह से प्रूफ कर दिया कि ये जुमला। अब हमको ये बताइए कि जितने उन्होंने वादे 2014 में किए, 2019 में किए, किसी वादों पर तो अब वो किस मुँह से, कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं, तो अब वो किस मुँह से जनता के पास जाएंगे? तो उनके पास तो यही है, हिंदू मुस्लिम ये वो। तो कब तक वो रैप की राजनीति करते रहेंगे? कभी तो अंदर पता चलेगा कि है क्या। तो बस वो मौका आने दीजिए, बता देगी बिहार की। चलिए, ये ऋतु जायसवाल है, नवनिर्वाचित ये प्रदेश अध्यक्ष बनी है महिला विंग की, आरजेडी की, और इनका सफ़र शानदार रहा है। मुखिया से लेके यहाँ तक का आना, इन्होंने पूरी बातें बताई, और आरजेडी में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लगातार युवाओं को मौका दिया जा रहा है, युवा हैं और मेहनत से काम कर रही हैं। एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और बेबाकी से ये अपनी बात को रखने के लिए भी जानी जाती है। सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की, आपका क्या राय है? लेकिन एक सवाल तो ज़रूर है, मोदी जी से भाजपा से लड़ना तो आसान है, लेकिन जिस प्रकार से टीवी अखबार उनका प्रवक्ता बना हुआ है, उसका काट क्या है, यह एक सवाल रहेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।